हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रैक्टिस सेट है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसके अंतर्गत इसके जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है और इसके साथ साथ अन्य पब्लिकेशंस के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले की वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, आर से रिलेटेड अब तक जो है 40-50 प्रैक्टिस सेट जो है कराए जा चुके हैं, उससे अधिक ही होंगे। तो जो लोग प्रॉपरली सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं वो लोग आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट, उनको प्रॉपर जो है आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें से बहुत सारे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फिर से मॉडल पेपर भी हैं जो कि आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना का गठन किया था? हुसंग शाह ने, गयास शाह ने, दिलावर खान या फिर जफर खान ने? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गयास शाह। यह खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो है महमूद खिलजी द्वारा की गई थी और गयास शाह महमूद खिलजी का बेटा था और इसके द्वारा तुर्की और इथोपियाई दासियों से रिलेटेड मतलब युक्त 1000 सेना को गठित करके एक अंगरक्षक सेना का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह प्रथम, इसे साहेब बेखबर कहा जाता था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला और शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर नहीं कहा जाता था। घृणित कायर उपनाम जो है यह फर्रुखसियर का है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, जबकि बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख और मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाया गया है? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर उज्जैन? आपको बताना है कि कहाँ पर वेधशाला का निर्माण आमेर के राजा जय सिंह द्वारा नहीं कराया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में। देखिए, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो है मिर्जा राज सवाई की उपाधि धारण की गई थी और इन्होंने अपने कुशल शासक होने के बहुत से प्रमाण दिए हैं और यह आधुनिक प्रवृत्ति के थे। इनके द्वारा खगोल शास्त्री नगर नियोजन की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने मथुरा, उज्जैन, जयपुर और उसके साथ साथ दिल्ली में 4 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें जयपुर नहीं है, ठीक है। जयपुर है, सॉरी आमेर अजमेर नहीं है, जयपुर है, उज्जैन है, दिल्ली है और मथुरा। इन 4 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिप्पू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाएं, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। आपको बताना है टिप्पू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, यह गलत है। देखिए, अगर हम बात करें टिप्पू सुल्तान की, टिप्पू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद, जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें हैदर अली जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद टिप्पू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बनता है 1782 ईस्वी में और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के जारी किए और इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और यहीं से प्रभावित होकर इसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और उसके साथ साथ फ्रांस और मैसूर के मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, न कि जर्मनी। तो इसमें जर्मनी जो है वो नहीं है, ठीक है, फ्रांस है और मैसूर है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं इसके बारे में वो सभी सही हैं। नानकशाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने, जस्सा सिंह ने, रणजीत सिंह ने या फिर नवाब कपूर सिंह ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणजीत सिंह द्वारा नानकशाही नामक सिक्के चलवाए गए थे।
देखिए 1792 ईस्वी में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि दी थी और लाहौर की जो सूबेदारी है वो भी रणजीत सिंह को प्रदान किया गया था और रणजीत सिंह के द्वारा ही नानक शाही सिक्का चलाया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इनकी रणजीत सिंह की जो फौजें खास थी, सेना जो थी, सेना फौज खास, यह एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। पहली जो सेना थी वह अंग्रेज़ों की थी और दूसरी रणजीत सिंह की सेना थी, जिसे एशिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली सेना कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जोआ डी क्रेस्टो ने, नीना डी कुन्हा ने या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीनो डी कुन्हा द्वारा कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया गया था। देखिए 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था। कब आया था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1529 ईस्वी में यह पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था और इसी के द्वारा राजधानी को कोच्चि से हस्तांतरित करके गोवा कर दिया गया था। ठीक है, गोवा को राजधानी बनाया गया था। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में या फिर कोचीन में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। डचों द्वारा भारत में जो अपनी पहली कारखाने की स्थापना की गई थी वह सूरत में की गई थी। सूरत में देखिए, अगर इसकी हम बात करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और इसके द्वारा 21वीं सदी के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने, विजय करने और बहुत सारे जो अधिकार हैं वह डचों को दिया गया था। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में, इनकी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डचों की जो पहली फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, न कि सूरत में। ठीक है, 1605 ईस्वी में डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी और इसके बाद अन्य कारखानों की भी स्थापना की, जैसे 1610 में इन्होंने पुलिकट में कारखाने की स्थापना की, 1616 में सूरत में स्थापना की गई थी, 1645 में कारिकल में और 1663 में कोच्चिन में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डचों द्वारा जो भारत से मुख्यतः व्यापार किया जाता था वह नील, सोरा, सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। मुख्य रूप से यही वस्तुएं थी जिनका जो है डचों द्वारा निर्यात होता था भारत से। ठीक है, और इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना कब की गई थी डच कंपनी की? 1602 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हाकिन्स को 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर द्वारा कैप्टन हाकिन्स को 400 का मनसब दिया गया था। अगर हम इसकी बात करें, यह जेम्स प्रथम का दूत बन के 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बन के मुगल दरबार में आया था और इसे जहांगीर द्वारा 400 का मनसब दिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? रिजविक की संधि, एक्सला सैम्पेल की संधि, मंगलौर की संधि या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है वह एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा हुई थी। अगर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इस समय यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह किस परिप्रेक्ष्य में लड़ा गया था? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ था यूरोप में, उसी युद्ध को यहाँ भारत में जारी किया गया था जब भारत में लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के परिप्रेक्ष्य में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में और प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है वह एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा हुई थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 और 2, 3? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी साथियों, इसमें जो है हमें क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करना है, न कि 78। ये देखिए, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, मैकाले को, या फिर लियो कार्टियस को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
द्वैत शासन का जनक माना जाता है लियो कार्टियस को। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टियस है। द्वैत शासन की अगर शुरुआत की हम बात करें तो 1765 ईस्वी में ही द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद जो इलाहाबाद की संधि की गई थी उसी में जो अवध के नवाब थे उनके साथ द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772 में, 1774 में, 1872 में या फिर 1874 में? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी में यह प्रावधान किया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और उसके एक वर्ष के बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 या 1853? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था और पहली बार विधि आयोग का गठन हुआ था। जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था इसी में इसका गठन किया गया था। उस समय अगर हम बात करें, उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे और इन्होंने मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया था और इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में इन्हें शामिल किया। उसके बाद जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग की दाद बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने या लॉर्ड मिंटो ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो ने। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए जो पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी, इसी संबंध में मिंटो ने कहा था कि हम नाग की दात बो रहे हैं जिसके फल भीषण होंगे। किसमें? जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया था उसी के परिप्रेक्ष्य में मिंटो द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या फिर 1947 के अधिनियम द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत और कुछ भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहते थे, इन्हें मिलाकर के बनाया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे 1919 में क्या हुआ था कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी और जो द्वैत शासन प्रांतों में लागू हुए थे उसको हटा करके केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई थी। तो 1935 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे.बी. कृपलानी या एन. गोपालन स्वामी अयंगर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी इसमें शामिल नहीं थे, जबकि के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. गोपालन अयंगर यह तीनों लोग जो है इसमें शामिल थे। निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत या व्यापगत का सिद्धांत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापगत सिद्धांत की शुरुआत यह विलियम बेटिक के समय में नहीं हुई थी, जबकि सती प्रथा की समाप्ति इसी के समय में हुआ था। ठगी प्रथा की समाप्ति भी और नरबली प्रथा का जो अंत किया गया था, यह तीनों जो कुरीतियाँ थी उन सबको समाप्त किया गया था विलियम बेटिक के समय में ही, लेकिन जो व्यापगत का सिद्धांत है यह इसके समय में नहीं आया था। विलियम बेटिक द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक यह भारत का गवर्नर जनरल था और इसी के समय में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था और नरबली प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। और अगर हम व्यापगत सिद्धांत की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी डलहौजी के काल में। डलहौजी के समय में व्यापगत की शुरुआत की गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के, लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड विलिंगटन के या लॉर्ड लिनलिथगो के?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है वह हुआ था आपका 1929 में। ठीक है, 1929 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, और इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें यह प्रावधान था कि 1919 की जो भारत शासन अधिनियम है इसमें जो सुधार किए गए हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं, इसकी जांच के लिए 10 वर्ष के अंतराल पर साइमन आयोग की क्या किया जाएगा, साइमन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि साइमन आयोग का गठन 2 वर्ष पहले ही हुआ था 1927 में। ठीक है, सॉरी ये 29 नहीं 28 है। ठीक है, 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। और इसी के विरोध में जो है भारत में बहुत जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। और इसी के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसी का विरोध कर रहे थे, जिसमें पुलिस द्वारा उनके सर पे लाठी से प्रहार किया गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका विरोध कर रहे थे, किसका विरोध करने के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी या लाठी से प्रहार किया गया था जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लॉर्ड इरविन के समय में आया था, 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में यह भारत आया था। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 में प्रावधान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के साथ जो व्यापार था इस पर एक अधिकार इनका अभी भी बना रहा, लेकिन अन्य जो व्यापारिक गतिविधियां थीं उन पर एक अधिकार जो इनका था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। उस समय जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसके बाद भारत में मुख्यतः खाद्यान्न फसलों पर वरीयता न देकर के वाणिज्यिक फसल जो हैं उनके उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। ठीक, और किसानों पर जो है दबाव डाला जा रहा था कि वह वाणिज्यिक जो उत्पादन है कृषि उत्पाद को छोड़ करके उनके उत्पादन को ज़्यादा वरीयता दें। ब्रिटिश कारखानों में कच्चे माल की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया था, ये भी सही है। और अगर कार्ल मार्क्स का बात हम करें तो कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं बल्कि विलियम बैटिक द्वारा कहा गया था कि कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं बल्कि विलियम बैटिक ने कहा था कि हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। ठीक है, तो यह कार्ल मार्क्स नहीं है, यह विलियम बैटिक है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या फिर गवर्नर? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था और इन्हीं के ऊपर यह डिपेंड करता था कि वह किसानों से भू राजस्व की वसूली करके अंग्रेजों जो हैं उनको दिए। ऑप्शन ए आपका सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह मुख्यतः जो है जो किसान थे सीधे किसानों से यह बंदोबस्त शुरू किया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें सर्वप्रथम 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड द्वारा 12 महल में लागू किया गया था और 1820 में मद्रास में। ठीक है, 1792 में 12 महल में और 1820 में मद्रास में इसे लागू किया गया था। और इसके जो जनक हैं वह टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी? 1/3, 2/3, 3/20 या 1/20? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/20। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त या राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। और इसी में इनके द्वारा जो है जो भारत के धन का निष्कासन हो रहा है, एक तरफा प्रवाह होता था जिससे के बदले भारत को कुछ प्राप्त नहीं होता था, इसकी व्याख्या की थी। ऑप्शन बी सही है। 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? डलहौजी की व्यापकगत नीति, विलेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजडी? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2,
दो और तीन, एक और तीन, या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो। 1857 की क्रांति का भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष भी इसे माना जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। और डलहौजी की व्यापक नीति तथा बेलीजली की जो सहायक नीति थी इसके महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसका इससे जो है कोई संबंध नहीं है। ब्लैक होल घटना जो है यह मुख्यतः आपके इसके बहुत पहले ही हो गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नाना साहब द्वारा, वीर कुंवर सिंह द्वारा, बेगम हजरत महल द्वारा, या खान बहादुर खान द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल द्वारा 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? LR रीज ने, आउटरम और टेलर ने, पर्सिवल स्पीयर ने, या फिर TR होम्स ने? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, आउटरम टेलर ने कहा था कि 1857 का जो क्रांति है वह हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या है? एक और दो, दो और तीन, एक तीन, या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। सन्यासी विद्रोह के संबंध में सभी कथन सही हैं। अकाल के समय भी जबरदस्ती लगान वसूली के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था और विद्रोह का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बंगाल था। इसमें हिंदू मुस्लिमों ने मिल करके भारत के लिए भाग लिया था और इसने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में इस जो विद्रोह हुआ था इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। आनंद मठ में इस विद्रोह का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन मिलेगा। ऑप्शन डी सही है। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, पंजाब में, मणिपुर में, या फिर अवध में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कूका आंदोलन हुआ था आपके पंजाब में। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धू कान्हू, विरसा, या फिर भैरव? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विरसा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन नागपुर से किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और तीन। सॉरी साथियों, इसका सही आंसर ए होगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जुगल किशोर द्वारा किया गया था और इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो कोलकाता से होता था, न कि नागपुर से। ठीक है, कोलकाता से इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द वार्नाक्यूलर सीक्रेट एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? वार्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वह किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था आपको बताना है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, चार्ल्स मेटकाफ, या लॉर्ड मेयो? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंटन के समय में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, कब आया था? 1878 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोई कन्फ्यूजन हो या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।